नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ पॉलिटी लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट लेसन के साथ उपस्थित है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो वो या इंटरव्यू है। तो आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसको स्टार्ट करते हैं। स, इसको समझने के लिए अभी तक जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें अगर आप देखे होंगे तो दो टॉपिक हम कवर किए थे। एक टॉपिक कवर किए थे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में इस बात का चर्चा हम किए थे कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के आप कह सकते हैं उससे अगर इनकंसिस्टेंस है या फिर डेरोगेशन में है, यानी उसके वायलेशन में अगर कोई कानून बनता है जिससे कि किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, तो उस तरीके का अगर कोई कानून बनेगा तो उसको वाइड माना जाएगा। ठीक है, तो एक बात पहले इसको आर्टिकल 13 में पढ़े थे, ये आप ध्यान रखिए। दूसरा तरफ जब हम लोग एमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट पढ़े थे तब वहाँ पर हम लोग इस बात को भी पढ़े थे कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है जिसके तहत वो किसी भी प्रोविजंस को वो एमेंड कर सकता है। वो अमेंडमेंट जो है या तो एडिशन के माध्यम से या वेरिएशन के माध्यम से या रिपील यानी उसको आप कह सकते हैं हटा के कर सकता है। अब यहाँ पर आपको जब इस आर्टिकल को देखिएगा, आर्टिकल 368 को अगर आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि पार्लियामेंट तो किसी भी आर्टिकल्स को किसी भी प्रोविजंस को इजीली जो है वो अमेंड कर सकता है, संशोधित कर सकता है। लेकिन दूसरा तरफ जो आर्टिकल 13 है उसमें कहता है कि अगर कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करता है तो वो कानून वाइड होगा। अब यहाँ पर जो एम्बिग्यूटी है, यानी दोनों देखिए दो बात कह रहा है, तो यानी एक कोर एम्बिग्यूटी अगर आप देखिएगा तो क्या है कि क्या ये जो लॉ टर्म है यानी जो कानून जिसको आप कह रहे हैं उसके तहत क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शामिल है या नहीं शामिल है, तभी तो पता चलेगा कि पार्लियामेंट सारे प्रोविजंस को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसके इंटरप्रिटेशन को लेके या लेजिस्लेटिव बिल के बीच, यानी लेजिस्लेटिव किस तरीके से चीज़ को चाहता था और जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशन है उसके बीच को लेके आप कह सकते हैं कि एक टेंशंस रहे हैं, टैग ऑफ वार रहा है। कहीं पर जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी निकल के आया किसी जजमेंट में, कहीं पर जो है जुडिशियल सुप्रीमेसी निकल के आया, फिर आगे जाके कहीं ना कहीं बैलेंस्ड आउट हुआ। इसी की पूरी जो स्टोरी है वो है बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित। तो स्लोली हम लोग देखेंगे आगे टॉपिक्स में। तो ये स्टोरी स्टार्ट होता है फंडामेंटल राइट्स में, बहुत डिटेल से हम जो स्टोरी है कहानी है बताए हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी है वह एक फंडामेंटल राइट्स था, चाहे वो आर्टिकल 19(1) के क्लाउज 1 के सब क्लाउज F की बात करें या आर्टिकल 31 की बात करें, तो दोनों के तहत आपको राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित क्लाउज मिलेंगे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय सरकार के सामने जो सबसे बड़ा इशू था कि देश में बहुत सारे लोग लैंडलेस थे, उनको लैंड अवेलेबल कराना था। लैंड तो वो चीज़ नहीं है कि आप परचेज कर सकते हैं, कमोडिटी उस तरीके का नहीं है कि आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो उस समय क्योंकि ज़्यादातर जमीन जो है जमींदार के पास ही था, तो जमींदारी समाप्त करना था। जो एक्सेस लैंड जो भी सेलिंग स्टेट के द्वारा फिक्स किया जाएगा उस एक्सेस लैंड को लिया जाना था और उसको जो लैंडलेस लोग हैं उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसके लिए होगा क्या कि सरकार को एक कानून बनाना पड़ेगा जिसके तहत कि वो उनकी संपत्ति लैंड को ले सके, जिसके तहत आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पढ़े थे कि 31A जिसमें कि वो एक्विजिशन ऑफ स्टेट की बात करता है। तो जब उस तरीके का एक्ट बनेगा, आप कह सकते उस तरीके का संविधान संशोधन हो के माध्यम से आप कह सकते एक्ट बनेगा जहां पर कि किसी की संपत्ति ली जाएगी, तो वहां पर एम्बिग्यूटी है कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट्स है। वही दूसरा तरफ एक ऐसा कानून बनेगा जो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन होगा, तब लोग कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसा ही केस इसमें पहला जो केस है शंकरी प्रसाद केस करके फेमस केस है,
जो फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को आप कह सकते हैं कि कर्टेल किया गया। लैंड रिफॉर्म से संबंधित ही है, इसमें कि किसी भी स्टेट को एक्वायर कर सकता था। और 31A में ये प्रावधान किया गया कि अगर स्टेट को एक्वायर करेगा तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब जब जो भी जमींदार थे वो कोर्ट में गए, उसी में से एक थे शंकरी प्रसाद केस। जब कोर्ट में मैटर गया तो कोर्ट ने रूलिंग में यह कहा कि पार्लियामेंट का जो आर्टिकल 368 के तहत जो पावर एमेंड करने का है, वह पावर जो है वह बताता, उस पावर के तहत ही फंडामेंटल राइट भी इंक्लूडेड है। यानी कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को एमेंड कर सकता है। तो यहाँ अगर आप गौर से देखिएगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लॉ वर्ड है उसके अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर बना है तो वो जो हम लोग ऊपर में जो आर्टिकल 13 के तहत जिस लॉ वर्ड की चर्चा कर रहे हैं उसके तहत अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएगा। यानी कहने का मीनिंग होगा कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट करके कोई कानून बनता है लेकिन वो सामान्य ऑर्डिनरी जो आपका लॉ है उससे नहीं, संवैधानिक संशोधन वाले एक्ट से बनता है, तो उस केस में अमेंडमेंट जो है अलाउ होगा और वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन के लिए आप कह सकते हैं उस आधार पर उस एक्ट को वाइड नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अभी क्या पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है वो कवर नहीं है आर्टिकल 13 के तहत। तो यहाँ आपको क्या लगेगा कि पार्लियामेंट के पास यह पावर हो गया कि वह फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। यानी यहाँ पर पार्लियामेंट्री पावर कहाँ के तरफ पलड़ा झुका हुआ है, यानी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी फंडामेंटल राइट्स उसको वो अपने तरीके से अमेंड कर सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी से ज़्यादा पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी है उस तरफ झुका हुआ है। ये सेम जो केसेस है जो ये सेम जो है रीअफर्म हुआ सज्जन सिंह केस में भी। यानी कि अगर इन दोनों को अगर आप कंक्लूड कीजिएगा तो इससे यह पता चलेगा कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि फंडामेंटल राइट्स का जो है उसको आप कह सकते हैं ले सकता है, टेक अवे कर सकता है, एब्रीज कर सकता है। लेकिन उसको करने के लिए सिर्फ करना क्या होगा? संवैधानिक संशोधन करना होगा, नॉर्मल कानून से नहीं कर सकते। ये स्थिति कब की है? चाहे 1951 का हो या 1964 तक हो। ठीक है। अब आगे देखिए स्टोरी में कहाँ पर चेंज आता है। यानी अभी तक कहाँ पलड़ा झुका हुआ था? पार्लियामेंट के पास। अब उसी तरीके से एक आता है 7th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें सरकार के द्वारा, ये पंजाब का से पंजाब में स्टेट एक्ट था, ये भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था और सरकार के द्वारा 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको 9th शेड्यूल में प्लेस किया गया। 9th शेड्यूल हम लोग फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में पढ़े थे कि उस तरीके का प्रोविजन है कि अगर 9th शेड्यूल में अगर किसी एक्ट को, रेगुलेशन को रख दिया जाएगा तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो यानी जो स्टेट एक्ट है, यानी यहाँ पर भी वही था कि लैंड से संबंधित कानून थे और यहाँ भी जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी जमीन ली जाती, लेकिन उस एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्या कर दिया गया? 9th शेड्यूल में रख दिया गया। लेकिन जब ये हुआ तो फिर जो गोलकनाथ है ये जो है अब स्टेट ऑफ पंजाब के विरुद्ध में कोर्ट में गए। अब यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक जो पूर्व का स्टैंड था उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया, यानी बिल्कुल आप कह सकते हैं पलट दिया। उसमें बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ट्रांसीडेंटल है, इम्यूटेबल पोजीशन रखता है। ट्रांसीडेंटल मतलब वो ह्यूमन मेड जो कानून है उससे वो ऊपर की चीज़ है। ठीक है। यानी वो सबको अवेलेबल होगा और इम्यूटेबल है, यानी उसको हटाया नहीं जा सकता। यानी शॉर्ट में ये कहिए कि यानी फंडामेंटल राइट्स को जो है चेंज नहीं किया जा सकता, अमेंड करने का अथॉरिटी जो है नहीं रहेगा। अब इसका मतलब हो गया कि पार्लियामेंट जो है किसी भी प्रकार का जो पावर है फंडामेंटल राइट्स से संबंधित किसी सिटीजन से नहीं ले सकता। ये गोलकनाथ का केस हो गया। अब यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो लॉ वर्ड आर्टिकल 13 के तहत चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आ जाएगा। तभी तो वो आर्टिकल 13 के तहत
इसको अगर शामिल कर देंगे तो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होगा तो वो कानून वाइड हो जाएगा। तो ये गोलकनाथ केस में ये स्थिति रहा। तो इसके कारण क्या हुआ कि पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग अथॉरिटी है उस पर आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट जो है लिमिटेशंस लग गया। तो ऐसा तो है नहीं कि जो है पार्लियामेंट बैठे रहेगा। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, जैसे जुडिशरी के पास अगर जुडिशल इंटरप्रिटेशन या आदेश देने का है तो पार्लियामेंट भी के पास भी पावर है कानून बनाने का, अमेंडमेंट करने का। तो पार्लियामेंट यह सोचा कि ये जो झमेला का जड़ है दो चीज है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि दोनों को हम लोग जो है अमेंड ही कर दें, क्योंकि जो जुडिशियरी है कैसे इंटरप्रेट करता है, जो लिखा हुआ रहता है एक्ट उसी के हिसाब से इंटरप्रेट करता है। तो इसी को लेते हुए 1971 में जो है 24th अमेंडमेंट किया गया। इसके तहत जो है आप कह सकते हैं कि जो प्रोविजंस है उसको आप देखिए, इसमें आपका आर्टिकल 13 और आर्टिकल जो 368 है ये दोनों को अमेंड कर लिया गया। इसमें क्या कहा, इसमें पार्लियामेंट के द्वारा यह कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है इसके तहत अमेंड कर दिया गया। इसमें यह प्रोविजन किया गया कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट्स को आप कह सकते हैं टेक अवे कर सकता है, यानी या एब्रिज कर सकता है। साथ ही बोला कि अगर उस तरीके का, यानी अगर कोई ऐसा कानून बन रहा है कि जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या उसको लिया जा रहा है, तो उससे संबंधित कानून जो है या एक्ट जो है वो बनाया जा सकेगा आर्टिकल 368 के तहत। साथ ही ये कहा गया अगर जो इस तरीके का कानून है वो अब जो लॉ वर्ड है आर्टिकल 13 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कवर नहीं होगा आर्टिकल 13 के तहत। तो आपको यहाँ पार्लियामेंट फिर से क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया जो गोलकनाथ केस में जो भी इंटरप्रिटेशन था। यानी पार्लियामेंट वो सेम स्थिति पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की चाह रहा था जो गोलकनाथ केस के पहले था। ठीक है, अब देखिए ये 1971 की बात है, यानी आप कह सकते हैं कि टैग ऑफ वार जो है चल रहा है। चाहे शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी था, तो गोलकनाथ केस में आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री हटके वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात होने लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 24th अमेंडमेंट के द्वारा फिर से जो है पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट किया गया। अब क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़े थे, जो टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन देखे निकल के आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती भी जो है केरल के एक जो है मठ थे, वहाँ भी उनको रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने में जो है प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, क्योंकि लैंड मठ की भी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी उसको लेके आप कह सकते हैं बहुत सारा जमीन जा रहा था। तो यहाँ जब ये केशवानंद भारती केस में एक बहुत ही आप कह सकते हैं इनोवेटिव तरीके का जो है डॉक्ट्रिन दिया गया, जिसका कि मूलतः कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन इस केस में निकल के आया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो पार्लियामेंट का पावर है, जो आर्टिकल 24 में यह कहा गया कि वो किसी भी तरीके का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको या टेक अवे कर सकता है, एब्रीज कर सकता है, ये बात सही है। यानी उस सेक्शन को अपहोल्ड कर लिया, बोला ये सही है। लेकिन एक नया तरीके का लिमिटेशन लगा दिया, बोला आप अमेंड तो कर सकते हैं लेकिन आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका कहा गया उसमें जो आपका केशवानंद भारती केस में कहा गया आप अमेंड तो कर सकते हैं लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर उसमें ये बातें कहा गया था कि एक तरीके जो हमारा संविधान जो है एक सोशल फिलोसफी पर बेस्ड है कि दो तरीके का चीज़ होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर और एक सर्कमस्टेंशियल स्ट्रक्चर। यानी कुछ जो कोर आइडेंटिटी है, जो फाउंडेशनल आइडेंटिटी है, जो मेन विजन है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे वो सोवरेंटी हो, इंटीग्रिटी हो, यूनिटी हो, सेकुलरिज्म हो, ठीक है, जस्टिस की बात हो, सोवरेंटी की बात हो, तो ये इस तरीके के, या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये जो कुछ कोर जो बेसिक जिस पर संविधान है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन सर्कमस्टेंशियल जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो क्लियर होगा आपको। अब है कि जब ये 1973 में जजमेंट दे दिया गया तो तुरंत इसका आप कह सकते हैं चेक भी हो गया।
अब क्या होता है, इंदिरा गांधी केस वर्सेस राजनारायण बहुत ही फेमस केस है। इसमें फिर जो है 39th अमेंडमेंट लाया गया। उसमें एक प्रोविजंस किया गया कि अगर कोई इलेक्शंस है और इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हुआ है हार जीत को लेके, या फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव हुआ है या नहीं हुआ है, और वो चुनाव अगर प्राइम मिनिस्टर का है या लोकसभा स्पीकर का है, तो उसको जुडिशियली में रिव्यू नहीं किया जा सकता, यानी कि जो कोर्ट्स है उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। इस तरीके का प्रोविजंस जो है जो आपका 39th अमेंडमेंट है 1975 में किया गया। ठीक है, आपको पता है कि फिर कोर्ट में मैटर गया होगा, कोर्ट ने इस प्रोविजंस को जो है इनवैलिडेट कर दिया, बोला कि ये इस तरीके का प्रोविजंस नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह बताया कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, कि कोई भी चुनाव जो है सही तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, फ्री तरीके से हो, और जुडिशियल रिव्यू दोनों जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि केशवानंद भारती केस में कहा गया है। तो यानी कि केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहा गया था, उसका आप कह सकते हैं टेस्ट हो गया आपका इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस जो है आपका राजनारायण केस में। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा फिर क्या किया गया, फिर जो है 42nd अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है, इसमें जो है आर्टिकल 368 को पुनः जो है चेंज किया गया। फिर अमेंड करके ये कहा गया कि जो कंस्टिट्यूएंट पावर है उसका कोई सीमा नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है, और जो भी अमेंडमेंट अगर किया जाता है उसको किसी भी ग्राउंड पर जो है कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि यह किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। यानी आप कह सकते हैं कि फिर से जो है जुडिशियरी के स्कोप से, यानी जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड जो है वो अब कोशिश था पार्लियामेंट का जाना कि जुडिशियरी उसको रिव्यू ना कर सके। ठीक है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है उसको आप कह सकते हैं कि नलीफाई करने का कोशिश था। अब ये फिर जाएगा मैटर कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। अब मिनर्वा मिल केस होता है 1980 में। ठीक है, इसमें यह फैसला दिया जाता है कि 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए थे, तो 42nd अमेंडमेंट में उस प्रोविजंस को जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है, और पार्लियामेंट को आप कह सकते हैं अनलिमिटेड जो अमेंडिंग पावर दे दिया गया, क्योंकि ऊपर में हम लोग देखें कि जो है किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू से बाहर किया जा रहा है, कि जुडिशरी उसको कोई भी कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकता, तो ये जुडिशियल रिव्यू को से बाहर कर रहा। साथ ही अनलिमिटेड पावर यहाँ मिल जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट को कोई लिमिटेशन नहीं है अमेंडमेंट का। तो ये दोनों जो चीज़ था इसको जो है आप कह सकते हैं कि अब ये इनवैलिडेट जो है ये किया गया मिनर्वा मिल केस में। ठीक है, और साथ ही यह बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, साथ ही यह कहा गया कि जो पार्लियामेंट को जो पावर दिया गया है वो लिमिटेड आप एमेंडिंग पावर है, उसको उस तरीके में कन्वर्ट करना, एब्सोल्यूट पावर के रूप में कन्वर्ट करना सही नहीं है। ठीक है, तो ये जजमेंट जो है आपका मिनर्वा मिल केस में दिया गया। उसके बाद में एक जो है बमन राव का भी केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये दिया गया, यानी डेट फिक्स किया गया कि किस डेट के बाद, तो 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया था, उस डेट के बाद अगर कोई भी आप कह सकते हैं कि एक्ट आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपका डेट फिक्सेशन आपका बेसिक स्ट्रक्चर का जो है कि यानी उसके बाद जो भी कोई कानून बने हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेंगे, यानी ये डेट फिक्स हो गया, क्योंकि इसी डेट को केशवानंद भारती जो है आपका का फैसला दिया गया था। यानी इस डेट के बाद अगर कोई भी कानून जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हुए नहीं बना सकता, उसका स्क्रूटनी होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या, ये क्या है, क्या डिफाइंड किया गया है, तो इसके बारे में देखें। उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं कि वर्तमान स्थिति है क्या। वर्तमान स्थिति देखिए क्या है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंड कर सकता है,
इवन फंडामेंटल राइट्स को जो है अमेंड कर सकता है, जैसा कि हम लोग देखे थे कि 24th अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रोविजंस किए गए और केशवानंद भारती केस ने उसको अपहोल्ड कर लिया। लेकिन क्या बोला था कि बिना किसी बेसिक स्ट्रक्चर के, यानी केशवानंद भारती में जो चीज़ें निकल के आया है वो अभी करंट पोजीशन तक इंटैक्ट है। ठीक है, बमन राव केस में आगे जाके जो 24 अप्रैल 1973 का है वो डेट फिक्स हो गया। अब इसके बारे में जाने की बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। देखिए, इतना 1973 से लेके 2026 हो गया, इतने दिनों तक बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं डिफाइंड नहीं किया गया, यानी कहीं परिभाषित नहीं है। ये क्या है, एक डायनेमिक कंसेप्ट है, कह सकते हैं डायनेमिक डॉक्ट्रिन है, जो अलग अलग जो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अलग अलग केस में जो हुआ है उसके द्वारा इवोल्व हुआ है। ठीक है, यानी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई एग्जॉस्टिव जो है डिफिनेशन नहीं हुआ, अलग अलग केस में जुडिशियल के द्वारा जो फैसले दिए गए उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो आप इसमें हम लोग देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। जैसे देखिए, बहुत सारा जो भी जजमेंट दिया गया उससे अभी तक जो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट जो समझेंगे उसमें से कुछ का, जैसे कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में बहुत तरीके का जजमेंट दिया गया है, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सर्वोच्च है, इसके बारे में सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेकुलरिज्म के बारे में दिया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये सारी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो इन चीज़ों को आप कह सकते हैं कि वायलेट करता हो या इनके इनकंसिस्टेंसी में चीज़ें बनी हो। उसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस की बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी, फेडरल कैरेक्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये सारे जो है आपका कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, वेलफेयर स्टेट, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, हार्मोनी एंड बैलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये खुद में एक बेसिक स्ट्रक्चर, इफेक्टिव एसेस टू जस्टिस, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अब क्या है कि अलग अलग जो केसेस हैं उसमें अलग अलग तरीके का जो आप कह सकते हैं डॉक्ट्रिन निकल के आए। कुछ फेमस जो केसेस हैं उसमें जैसे केशवानंद भारती में निकल के आया कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल कैरेक्टर, सेकुलर कैरेक्टर। तो इस तरीके से अलग अलग जो सुप्रीम कोर्ट का गाइड आप कह सकते हैं जो जजमेंट आया, अलग अलग तरीके के बेसिक जो स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन है वो इवोल्व हुआ है। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक डायनेमिक डॉक्ट्रिन है और ये समय के अनुसार जो है इसमें आप कह सकते हैं चेंजेस आ रहा है या उसको इवोल्व हो रहा है, यानी अभी भी इवोल्व हो रहा है, इसका एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इतनी जो बातें की है इसके बारे में सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये पहला सिग्निफिकेंस तो यह है कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसका विजय है, उसका जीत है लेजिस्लेटिव एब्सोल्यूटिज्म पर, यानी कि लेजिस्लेटिव कुछ भी नहीं बना। यानी लेजिस्लेटिव एब्सोल्यूटिज्म क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव का जो मन हो वो उस पर कानून बना दे, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि संविधान के जो दायरे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है यानी संवैधानिक जो प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग ही जो है, तो ये एक है। दूसरा फायदा क्या है कि जो पावर बैलेंस करता है, ये बैलेंस करता है, पार्लियामेंट को पावर तो दिया है कि आप अमेंड कर सकते हैं, जो भी नए चैलेंज आ सकते हैं, जो चेंजिंग नीड है उसके बारे में आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है संविधान का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कोर आप कह सकते हैं आइडेंटिटी है, उसको चेंज नहीं किया, यानी एक बैलेंस जो है स्थापित करता है। साथ ही यह भी स्थापित करता है सुप्रीम कोर्ट को कि अल्टीमेट गार्जियन है आप, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर प्रिंसिपल है, जो एकदम फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ठीक है, जो विजनरी डॉक्यूमेंट्स में जितने सारे मेन प्रिंसिपल्स जो आप कह सकते हैं डिस्क्राइब किए हुए हैं, उन सारे चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का अल्टीमेट गार्जियन जो है सुप्रीम कोर्ट है। और इसको कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से पावर आ रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि केशवानंद भारती केस में यही बात कहा गया कि अमेंड तो कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। अब है कि ये कि कब काम आएगा, ये उस समय काम आता कि सपोज कीजिए कि कोई सरकार ऐसा बन जाए
जो ऑथर आप कह सकते हैं डिक्टेटरशिप तरीके से काम करने लगे, ऑथोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट, यानी कि किसी भी तरीके का कानून, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच लेने की कानून बनाने लगे, या आप कह सकते हैं वेरियस जो भी प्रोविजंस है उनको आर्बिट्रेरी तरीके से कानून बनने लगे, ठीक है, या सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में कोई कानून बनने लगे, केंद्र सरकार अगर स्टेट का जो आप कह सकते हैं फेडरलिज्म के अगेंस्ट कोई कानून बनने लगे, ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी आपका कर्व किया जाने लगे, ठीक है। तो यानी उस तरीके का जब अगर कोई सरकार जो है अगर सत्ता में आए तो भी वह चीज़ नहीं कर पाए, यह इंश्योर करेगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, क्योंकि जब जब उस तरीके के अगर कोई प्रिंसिपल के हिसाब से कोई कानून बनाया जाएगा जिससे लोगों की स्वतंत्रता है या सेकुलरिज्म है, देश की सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, ठीक है, तो या फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो, आप कह सकते हैं कि उससे संबंधित अगर कोई कानून हो रहा है जो डिस्टर्ब हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, और उसे कानून को आप कह सकते हैं वाइड घोषित करेगा, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा। तो आप कह सकते हैं डिक्टेटरशिप है, ऑथोरिटेरियनिज्म है, उन सब के अगेंस्ट जो है सिटीजन को आप कह सकते हैं कि एम्पावर करता है, सिटीजन के को सेफगार्ड करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका जजमेंट है केशवानंद भारती। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो टग ऑफ वार था लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी का, उसको बैलेंस्ड आउट किया गया है आपका केशवानंद भारती केस में। तो बस शॉर्ट में आप उसको ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से शंकरी प्रसाद केस में, फिर सज्जन सिंह केस में, फिर केशवा गोलकनाथ केस आया, फिर पार्लियामेंट के द्वारा आप कह सकते हैं रिटेलिएट कह सकते हैं कि किया गया 24th अमेंडमेंट के द्वारा। फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारती केस में आया, फिर 42nd अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा किया गया, फिर जो है मिनर्वा मिल केस में जो है फिर से जो है अपहोल्ड किया गया जो प्रिंसिपल दिया गया केशवानंद भारती केस में, फिर उसके जो है बमन राव केस में वो डेट जो है एफर्म किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल से पढ़े, ठीक है, साथ ही कौन कौन सा केस के द्वारा कौन कौन सा बेसिक डॉक्ट्रिन निकल के वो भी संक्षेप में हम लोग देखें। तो ये बहुत ही डिटेल से आपके साथ जो है डिस्कशन किए हैं। हमेशा इस टॉपिक को आप जो है अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न जो है कंसेप्चुअल हो या डिटेलिंग के साथ हो, प्रीलिम्स मेंस या फिर इंटरव्यू में पूछे जाते रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर इस चैनल पर वीडियो आप देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए। साथ ही किसी भी प्रकार का अगर आपको सजेशंस है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जो भी वीडियो हैं उसमें आपके सजेशंस को एकोमोडेट करें, उसको जो है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।